हाय गुड मॉर्निंग जी। CSIR नेट एग्ज़ाम जून 2000 की डेट्स की बात करने वाले हैं आज हम लोग। भाई हालांकि ये ट्वीट जो था थोड़ा सा पुराना है, जनवरी 11 का। और ये बोल रहा है कि भाई जो एग्ज़ाम्स हैं जून 2023 ये कंबाइंड हो जाएगा दिसंबर 22 के साथ में, और एग्ज़ाम की पॉसिबल डेट होंगी मई या जून 23 के दौरान। तो ये इन्फॉर्मेशन छोटी सी है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ है सोचने के लिए। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई ये जो पर्टिकुलर एग्जाम आने वाला है मई में या जून में, इसके लिए हमारे पास केवल 5 से लेकर के 6 महीने के आसपास है। तो अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि भाई तुम 13 यूनिट में झंडे गाड़ना चाहते हो या ये एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो। मेरे हिसाब से तो ये कि भाई एग्जाम पहले क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद फिर हम जो भी ज्ञान इकट्ठा और करना चाहें कर सकते हैं। तो फोकस होना चाहिए द 75 के ऊपर। आप जानते हैं ना कि इस एग्जाम में सारे क्वेश्चन तो करने नहीं है, टोटल कुल मिलाकर के 75 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और इसमें भी आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए सेक्शन सी वाले 25 सवालों के ऊपर, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो डिसाइड करते हैं कि तुम एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हो या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि भाई पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं और हमारी हिम्मत भी टूटने लगती है, तो मोटिवेशन तुम्हें तलाशना पड़ेगा। ये एग्जाम क्यों क्वालिफाई करना चाहते हो, मतलब थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करने से क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सबकी लाइफ बिजी है यार, आजकल बहुत सारे नेटफ्लिक्स वगैरह चल रहे हैं, इतना सारा टाइम हमें वहाँ भी देना पड़ता है। इतनी वेब सीरीज आ रही होती है, नई नई पिक्चर आ रही होती है, हमें वो भी देखनी है, दोस्ती भी निभानी है, अपने रिलेशंस भी निभाने हैं, शादियाँ हैं, बर्थडे हैं, और फिर एग्जाम भी है। कितना काम करेंगे यार हम। भाई जो जिंदगी में तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको देखना शुरू करो। ये एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो भाई मजे भी तुम्हारे आएंगे। अब मोटिवेशन तुम्हें तलाशना पड़ेगा। अगर तुम अपने आप को अपने फ्यूचर के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते तो भाई किसी और के नाम पर एग्जाम क्वालिफाई कर लो। माता जी के नाम पर, पिताजी के नाम पर, भाई बहन के नाम पर, दोस्तों के नाम पर। यार न जाने कितनी सारी मूवीज हम लोगों को देखी हैं जहां मोटिवेशन ही की था एक ऐसे काम के लिए जो काम लगता था कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो कुछ मूवीज ही देख लो, वैसे तुम देख ही रहे हो आजकल मूवीज। कुछ ऐसी मूवीज देखो जिनमें तुम्हें मोटिवेशन आ जाए और ये समझ में आ जाए कि रियलिटी जो है वो है ये एग्जाम। बाकी सब कहानी तो भाई टाइम पास है। ये एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो लाइफ बनेगी और आगे बढ़ेगी। तुम्हें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रखनी है इस टाइम, इस एग्जाम को हल्के मत लो। देखिए, हल्की फुल्की जानकारी लेकर के ये लगना कि भाई मुझे वो टॉपिक आ गया, इससे ये एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। इस एग्जाम में और बाकी एग्जाम में बहुत फर्क है। अब जैसे ICMR के JRF ले लो, बड़े सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो सारे एग्जाम ऐसे नहीं होते। ये जो एग्जाम है अगले साल आएगा, 1 साल के बाद दोबारा, ये जो जून में आने वाला एग्जाम उसके बाद। और यहाँ ये बात याद रखना है कि जो पेपर का पैटर्न है वो तो तुम जानते ही हो कितना टफ हो चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं और वो भी डिटेल इंफॉर्मेशन में। यकीन नहीं आता, पुराने पेपर उठा के देख लो। अब चलो यही क्वेश्चन ले लो, एक लास्ट एग्जाम में आया था। क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा DNR एप्लीकेशन को लेकर के था। लेकिन अगेन, क्या तुम कभी इतनी डेप्थ में जाके पढ़ते हो टॉपिक्स को? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड अबाउट द बैक्टीरियल रैप्लिज्म इज इनकरेक्ट। और यहां जो उन्होंने स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये दिया हुआ है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ डना बी हेलिकेज अलोंग द टेम्पलेट DNA इंक्रीजेज 10-fold when Dana B and DNA polymerase third interact, that ensuring that the helicase does not move ahead rapidly without the polymerase। अब कितने लोगों ने तुमने अपने DNR एप्लीकेशन पढ़ते हुए इन बातों को पढ़ा होगा? आप तो केवल सिंपल सा ये पढ़ लेते हो कि भाई डना आया, डना बी आया, डना सी लेके आया बी को, फिर बाद में आपके डना जी आए, पॉलीमरेज और काम होना शुरू हो गया। अब आज की तारीख में जो एग्जामिनर हमसे डिमांड करता है वो सब्जेक्ट की डेप्थ में नॉलेज मांगता है। अब जिसे ये नॉलेज है वो एग्जाम को फोड़ भी लेगा ढंग से। इसमें दूसरा ऑप्शन ये भी था कि द ट्रांजिएंट इंटरेक्शन ऑफ द प्राइमेज विद द हेलिकेज अलाउज एक्टिवेशन ऑफ प्राइमेज एक्टिविटी बाय 1000-fold प्रमोटिंग RNA प्राइमर सिंथेसिस। और फिर एक स्टेटमेंट ये भी है कि लेंथ ऑफ अकोजा की फ्रेगमेंट जो है टिपिकली 1000 से लेकर 2000 न्यूक्लियोटाइड के बीच में होती है। और फिर लास्ट ऑप्शन था कि ई कोलाई का ओरिसी कैरीज रिपीट्स ऑफ 2 सीक्वेंस मोटिव्स, रिपीट ऑफ 9 मर दैट कलेक्टिवली फॉर्म द साइट एट विच द ओरिजिन फर्स्ट बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड, और दूसरा है रिपीट ऑफ 13 मर एट विच डना ए इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड्स। चलिए समझते हैं कि हम लोग इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ते हैं। मेरा मानना यह है कि जितने गहराई में तुम पढ़ोगे ना उतना तुम्हारे लिए फायदा रहेगा। क्वेश्चन सिंपल आएंगे बढ़िया, और अगर डिफिकल्ट आए तो तुम पकड़ लोगे। साथ में जब तुम पढ़ाने जाओगे किसी को ना, तब तुम्हारी नॉलेज भी सॉलिड होगी। अब देखिए, कॉन्सेप्ट सिंपल सी होती है कि रेप्लिकेशन में एक रेप्लिकेटर होता है जैसे कि आपकी ओरिसी, और कुछ इनिशिएटर होते हैं जैसे कि डना ए वगैरह। अब ये सब कॉम्बिनेशन बनता है, DNA के लूप्स खुल जाते हैं, रेप्लिकेशन बबल बन जाता है, हेलिकेज लोड होता है और फिर कहानी शुरू हो जाती है। अब बारी बारी से हम सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए, रेप्लिकेशन फॉर्क पर जब हम असेंबली देखते हैं एंजाइम्स की, जैसे कि DNA पॉलीमरेज थर्ड अलॉन्ग विद डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, तो वहां मुझे एक तो दिखाई देता है
आपके लैगिंग स्टैंड पर लगा हुआ डीएनए हेलिकेज और साथ में मुझे वहाँ बीच बीच में प्राइमेज भी आता हुआ दिखाई देता है जो प्राइमर बनाने काम करता है। अब जब हम ये लेक्चर डिटेल में कर रहे होते हैं तो हम लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं। अब जैसे कि यहीं देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एडिशन दिस एसोसिएशन स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ द हेलिकेज बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ हेलिकेज मूवमेंट 10 फोल्ड। और ये बात कर रहे हैं हम लोग कि रेप्लिसोम में जो प्रोटीन्स होते हैं उनका आपस में इंटरेक्शन। तो जब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हेलिकेज के साथ में इंटरेक्ट करता है तब 10 फोल्ड के आसपास जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। याद आया आपका स्टेटमेंट नंबर 1 एज सच रखा हुआ है। अब आगे हम देखते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि इसी लेक्चर का पार्ट है जहाँ पे हमने डीएनए एप्लीकेशन डिटेल बढ़ा हुआ है, वहाँ पर हमने ये भी कहा कि प्राइमेज की एक्टिविटी भी जो है ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है जब वो रेप्लिकेशन फॉर्क के जो हेलिकेज एंजाइम है उनसे इंटरेक्ट करता है। भाई हम जानते हैं कि लैगिंग स्टैंड पर लगातार प्राइमर बनने जरूरी हैं ताकि ओकाजाकी फ्रेगमेंट के सिंथेसिस हो सके। और यहाँ पर जो ये इंट्रैक्शन है कि इंट्रैक्शन बिटवीन द डीएनए हेलिकेज एंड प्राइमेज, तो इसकी वजह से लगभग 1000 फोल्ड के आसपास प्राइमेज का फंक्शन स्टिमुलेट हो जाता है। अब ये आपके स्टेटमेंट की दूसरी लाइन थी। तो पॉइंट ये है कि जब आप डेप्थ में पढ़ते हो तो भाई वहीं से तो क्वेश्चन निकल के आते हैं ना। जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि प्राइमर बन गया, फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है और उसको एम्पलीफाई करता है, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट की लंबाई जो है ये भी 1000 से लेकर के 2000 न्यूक्लियोटाइड के आसपास की होती है। यूकैरियोट्स में छोटे होते हैं 100 से लेकर 400 के आसपास तक। तो ये जो भी कंटेंट है, जब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के लेक्चर को एक्चुअली में पढ़ रहे होते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसका पार्ट होती है। अब सोच के देखिए ना, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना चाहो तो 1 घंटे में पढ़ लो। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियो 10 मिनट के अंदर पढ़ा देते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को। लेकिन भाई अगर तुम्हें सीरियसली ज्ञान चाहिए ना तो फिर ज्ञान को ढंग से लेना पड़ता है, टाइम खर्च करना पड़ता है। और अगर तुम अपने टाइम खर्च नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा। अब आ गई बात इसकी डनाए वाली। तो देखिए 13 मर की हमारे पास 1 2 3 रिपीट्स हैं और 9 मर के 1 2 3 4 5 रिपीट्स हैं। तो जो हमारा डना ए प्रोटीन है वो एटीपी के साथ जुड़ करके आता है, 9 मर पर बाइंड करता है। ये इंट्रैक्शन है प्रोटीन और डीएनए का इंट्रैक्शन। फिर डना ए आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मतलब प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन, और डीएनए मुड़ने लगता है। 13 मर का मतलब क्या है, 13 बेस पेयर की सीक्वेंस है, 80 रिच है। और आप जानते हैं कि 80 के हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर होते हैं एज कम्पेयर टू जीसी के। जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 80 में 2, तो ऑब्वियसली 80 पेयर्स को अलग अलग करना आसान है। तो जैसे ये मुड़ने लगता है डीएनए, तो जो स्ट्रेस डेवलप हुआ आपका 13 मर से डीएनए मेल्ट करना शुरू करता है। फिर आता है आपका डीएनए हेलिकेज जिसे डना सी लेके आ रहा होता है लोड करने के लिए, और फिर एप्लीकेशन बबल को स्प्रेड किया जाता है। तो पॉइंट ये है कि 9 मर जो है वो बाइंडिंग साइट है और 13 मर है आपकी मेल्टिंग साइट, जहां पर डीएनए मेल्ट हो रहा है। अब ये पिघलने वाला मेल्ट नहीं है, ये टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर कि जब डीएनए का सेग्रीगेशन होगा, स्ट्रैंड्स खुलने शुरू होंगे, तो उस पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं, जैसे काम होता है। तो एक के बाद एक ये जो आने वाली चीज़ें हैं हम इनको लेक्चर के दौरान पढ़ते हैं डिटेल में, ताकि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम उनके जवाब ढंग से दे सकें। तो उन्होंने पूछा हुआ था कि भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अब डना बी हेलिकेज जब बाइंड करता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के साथ में तो 10 फोल्ड कहानी इंक्रीज हो जाती है। ये स्टेटमेंट तो मेरा ट्रू है। सिमिलरली ट्रांजिशन इंट्रैक्शन ऑफ प्राइमेज और हेलिकेज, इसकी वजह से 1000 फोल्ड प्राइमर बनाने की क्षमता बढ़ जाती है, तो ये भी ट्रू था। लेंथ ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वो टिपिकली 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये भी ट्रू है क्योंकि हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। और अब आई बात ई कोलाई के ओरिसी से, तो भाई 13 मर से डना ए बाइंड नहीं करता, डना ए बाइंड करता है 9 मर से। ये स्टेटमेंट था फॉल्स। तो एक सिंपल सी बात जो मैं बता रहा हूं कि जब आप नॉलेज को डिटेल में लेते हो तब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट नहीं लगते। तो इसलिए ये जो आदत बना ली है ना हम लोगों ने कि मोटे मोटे रूप से इन्फॉर्मेशन लेनी है और फिर अपने एग्जाम में जाके बैठना है, तो भाई इससे अपना थोड़ा सा पीछा छुड़ा लो, क्योंकि सीरियसली इससे ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है। अगर तुम ये एग्जाम सीरियसली क्वालिफाई करना चाहते हो तो ढंग से अच्छे टीचर के साथ पढ़ना शुरू करो, जहां तुम्हें डेप्थ में नॉलेज मिले और तुम्हारे पास सब्जेक्ट की कमांड हो। आप भी मेरे साथ आई फ्लाई के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं नेट कोर्सेज के लिए, लाइफ साइंसेस। हम लोग के पास 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं, डायमंड कोर्स और गोल्ड कोर्स। दोनों ही कोर्स के अंदर हम लोग 13 यूनिट्स कवर करते हैं खूब सारे डिटेल लेक्चर के साथ में। जहां डायमंड कोर्स में लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं, नए अपडेटेड टॉपिक्स हैं। देखिए साइंस लगातार बदल रही है तो हर लेक्चर को मॉडिफाई भी करना पड़ता है। 1-to-1 इंटरेक्शन अवेलेबल है, लाइव डिस्कशन होते हैं। इसके अलावा यूनिट टेस्ट, क्विज, मॉक्स, असाइनमेंट्स और सपोर्ट के लिए तो मैं हुई ना। जबकि गोल्ड कोर्स में हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स करते हैं, मॉक एग्जाम करेंगे, यूनिट टेस्ट करेंगे और असाइनमेंट्स और सपोर्ट भी मिलेगा। इसके साथ ही CSIR नेट के लिए हम लोग के पास एक मॉक एग्जाम सीरीज भी है,
जहां हम लोग 13 मॉक एग्जाम करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए, बी और सी के तीनों के मिलाकर के 75 क्वेश्चंस होते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन होगा और साथ में आंसर्स का एनालिसिस भी होगा कि भाई कौन सा आंसर क्या होना चाहिए। इसके साथ ही दूसरे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे क्रैश कोर्सेज या फिर यूनिट वाइड टेस्ट सीरीज। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं iFly के साथ जुड़ने के लिए तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9013902981। मत बोलिए, iFly आपकी लाइफ में कैटलिस्ट है जो आपके सक्सेस को जल्दी से मिला देगा और वो भी सॉलिड तरीके से। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।